चैप्टर 18। अगले दिन मीरीम और बवाना बरामदे में साथ बैठे थे, तभी दूर से एक घुड़सवार मैदान से होते हुए बंगले की ओर आता दिखाई दिया। बवाना ने अपनी आंखों को हाथ से छिपाया और आने वाले सवार की ओर देखा। वह हैरान था। मध्य अफ्रीका में अजनबी कम थे, यहाँ तक कि हर दिशा में कई मील की दूरी तक फैले अश्वेत भी उसे अच्छी तरह से जानते थे। कोई भी श्वेत व्यक्ति 100 मील के दायरे में नहीं आता था जिसके आने की खबर अजनबी से बहुत पहले बवाना तक न पहुंच जाती। उसके हर कदम की खबर बड़े बवाना को दी जाती थी। उसने कौन से जानवर मारे और किस प्रजाति के कितने, उसने उन्हें कैसे मारा, क्योंकि बवाना प्रूसिक एसिड या स्ट्राइकिन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं देता था, और वह अपने लड़कों के साथ कैसा व्यवहार करता था। कई यूरोपीय खिलाड़ियों को अपने काले अनुयायियों के प्रति अनुचित क्रूरता के कारण बड़े अंग्रेज के आदेश से वापस तट पर भेज दिया गया था, और एक खिलाड़ी जिसका नाम सभ्य समुदायों में लंबे समय से एक महान खिलाड़ी के रूप में जाना जाता था, को अफ्रीका से वापस न लौटने के आदेश के साथ बाहर निकाल दिया गया था। जब बवाना ने पाया कि उसके 14 शेरों का बड़ा थैला जहरीले चारे के परिश्रमपूर्वक उपयोग से बना था, इसका परिणाम ये हुआ कि सभी अच्छे खिलाड़ी और सभी स्थानीय लोग उससे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। उसका वचन कानून था जहां पहले कभी कानून नहीं था। तट से तट तक शायद ही कोई ऐसा मुखिया था जो बड़े बवाना के आदेशों को न मानता हो, न कि शिकारियों के आदेशों को जो उन्हें काम पर रखते थे, और इसलिए किसी भी अवांछित अजनबी को वापस भेजना आसान था। बवाना को बस अपने लड़कों को उसे छोड़ने का आदेश देने की धमकी देनी थी। लेकिन जाहिर है कि एक व्यक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के देश में घुस आया था। बवाना कल्पना नहीं कर पा रहा था कि आने वाला घुड़सवार कौन हो सकता है। दुनिया भर में सीमांत आतिथ्य के तरीके के अनुसार उसने गेट पर नए व्यक्ति से मुलाकात की, घोड़े से उतरने से पहले ही उसका स्वागत किया। उसने 30 या उससे अधिक उम्र के एक लंबे, सुगठित व्यक्ति को देखा जिसके बाल सुनहरे थे और दाढ़ी चिकनी थी। उसके बारे में एक आकर्षक परिचय था जिसने बवाना को आश्वस्त किया कि उसे आगंतुक को नाम से पुकारने में सक्षम होना चाहिए, फिर भी वह ऐसा करने में असमर्थ था। नवागंतुक स्पष्ट रूप से स्कैंडिनेवियाई मूल का था। उसकी उपस्थिति और उच्चारण दोनों ही इस बात को दर्शाते थे। उसका व्यवहार कठोर लेकिन खुला था। उसने अंग्रेज पर अच्छा प्रभाव डाला, जो इस जंगली और जंगली देश में अजनबियों को उनके स्वयं के मूल्यांकन पर स्वीकार करता था। कोई सवाल नहीं पूछता था, और जब तक वे खुद को उसकी दोस्ती और आतिथ्य के अयोग्य साबित नहीं करते, तब तक उनके बारे में सबसे अच्छा मानता था। ये बहुत असामान्य बात है कि एक श्वेत व्यक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के आ जाता है, उन्होंने कहा, जब वे दोनों उस खेत की ओर चल पड़े जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि यात्री अपना टट्टू मोड़ सकता है। मेरे मित्र, मूल निवासी, हमें अच्छी तरह से सूचित रखते हैं, अजनबी ने समझाया। शायद इसलिए कि मैं दक्षिण से आया हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे आने की खबर नहीं मिली। कई यात्राओं के बाद भी मैंने कोई गांव नहीं देखा है। नहीं, हमारे दक्षिण में कई मील तक कोई नहीं है, बवाना ने जवाब दिया। चूंकि कोवुडू ने अपना देश छोड़ दिया है, इसलिए मुझे संदेह है कि कोई 200 या 300 मील के भीतर उस दिशा में कोई मूल निवासी पा सकता है। बवाना को आश्चर्य हो रहा था कि एक अकेला श्वेत व्यक्ति दक्षिण की ओर स्थित जंगली, दुर्गम मीलों को कैसे पार कर सकता है। जैसे कि दूसरे के मन में क्या चल रहा होगा, इसका अनुमान लगाते हुए अजनबी ने एक स्पष्टीकरण दिया। मैं थोड़ा व्यापार और शिकार करने के लिए उत्तर से आया था, उसने कहा, और मैं मुख्य मार्ग से बहुत दूर चला गया। मेरा मुखिया, जो सफारी का एकमात्र सदस्य था जो पहले कभी देश में आया था, बीमार हो गया और मर गया। हमें मार्गदर्शन करने के लिए कोई स्थानीय निवासी नहीं मिला, और इसलिए मैं सीधे उत्तर की ओर लौट आया। हम 1 महीने से ज्यादा समय से अपनी बंदूकों के बल पर जी रहे हैं। जब हमने कल रात मैदान के किनारे एक पानी के गड्ढे के पास डेरा डाला था, तो हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि हमसे 1000 मील की दूरी पर एक गोरा आदमी है। आज सुबह मैं शिकार करने निकला और तुम्हारी चिमनी से धुआं निकलता देखा, इसलिए मैंने अपने बंदूकधारी को खुशखबरी सुनाने के लिए वापस शिविर में भेजा और खुद सीधे यहाँ चला आया। बेशक मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, मध्य अफ्रीका आने वाला हर व्यक्ति जानता है,
और मुझे यहाँ कुछ हफ्ते आराम करने और शिकार करने की अनुमति मिलने पर बहुत खुशी होगी। जरूर, बवाना ने जवाब दिया। अपना शिविर मेरे लड़कों के शिविर के नीचे नदी के पास ले जाओ और अपने घर जैसा महसूस करो। वे अब बरामदे में पहुंच चुके थे और बवाना उस अजनबी को मेरीम और माय डियर से मिलवा रहे थे, जो अभी अभी बंगले के अंदर से आए थे। यह मिस्टर हैंसन है, उसने उस नाम का इस्तेमाल करते हुए कहा जो उस आदमी ने उसे दिया था। वह एक व्यापारी है जो दक्षिण की ओर जंगल में अपना रास्ता भूल गया है। मेरे प्रिय और मेरीम ने परिचय के लिए झुककर आभार व्यक्त किया। वो व्यक्ति उनकी उपस्थिति में असहज लग रहा था। उसके मेजबान ने इसका कारण ये बताया कि उसका मेहमान सभ्य महिलाओं की संगति का आदी नहीं था और इसलिए उसे जल्दी से जल्दी उसकी अप्रिय स्थिति से बाहर निकालने और उसे अपने अध्ययन कक्ष और ब्रांडी और सोडा में ले जाने का बहाना मिल गया, जो जाहिर तौर पर श्री हैंसन के लिए बहुत कम शर्मनाक था। जब वे दोनों उन्हें छोड़कर चले गए तो मेरी प्रियतमा की ओर मुड़ी। यह अजीब है, उसने कहा, लेकिन मैं लगभग शपथ ले सकती हूँ कि मैं श्री हैंसन को पहले से जानती थी। यह अजीब है, लेकिन बिल्कुल असंभव है, और उसने इस मामले पर और अधिक विचार नहीं किया। हैंसन ने बवाना के इस निमंत्रण को स्वीकार नहीं किया कि वह अपना शिविर बंगले के करीब ले जाए। उसने कहा कि उसके लड़के झगड़ालू हैं, इसलिए दूर रहना ही बेहतर है, और वो खुद भी बहुत कम समय के लिए आसपास रहता था और फिर हमेशा महिलाओं के संपर्क में आने से बचता था। एक तथ्य जिसने स्वाभाविक रूप से असभ्य व्यापारी की शर्मीली प्रकृति पर केवल हंसी की टिप्पणी की। वो कई शिकार यात्राओं पर पुरुषों के साथ गया, जहां उन्होंने पाया कि वो पूरी तरह से घर जैसा है और बड़े खेल के शिकार की सभी बारीकियों में पारंगत है। शाम को वह अक्सर बड़े फार्म के गोरे फोरमैन के साथ बहुत समय बिताता था। जाहिर तौर पर इस असभ्य आदमी की संगति में उसे बवाना के सुसंस्कृत मेहमानों की तुलना में अधिक सामान्य रुचियां मिलती थीं। इसलिए ऐसा हुआ कि रात में परिसर में उसका एक परिचित व्यक्ति रहता था। वह जब भी उचित समझता आता जाता था, अक्सर बड़े फूलों के बगीचे में घूमता रहता था, जो मेरे प्यारे और मेरीम का विशेष गौरव और आनंद था। पहली बार जब उसे वहां आश्चर्य हुआ था तो उसने रूखेपन से माफ़ी मांगी थी और बताया था कि उसे हमेशा से उत्तरी यूरोप के अच्छे पुराने फूल पसंद रहे हैं, जिन्हें मेरी प्रियतमा ने अफ्रीकी धरती में सफलतापूर्वक रोप दिया था। क्या ये हॉलीहॉक और फ्लॉक्स के सदाबहार सुंदर फूल थे जो उसे बगीचे की सुगंधित हवा की ओर आकर्षित करते थे, या वह अन्य अनंत रूप से अधिक सुंदर फूल जो अक्सर महान चंद्रमा के नीचे फूलों के बीच घूमता था, काले बालों वाली धूप से झुलसी मेरीम। 3 सप्ताह तक हैंसन वहीं रहा। इस दौरान उसने कहा कि उसके लड़के आराम कर रहे थे और दक्षिण की ओर जंगल में अपने भयानक अनुभवों के बाद ताकत हासिल कर रहे थे, लेकिन वह उतना निष्क्रिय नहीं था जितना वह दिखाई दे रहा था। उसने अपने छोटे से अनुयायियों को 2 दलों में विभाजित किया और प्रत्येक दल का नेतृत्व उन लोगों को सौंपा जिन पर उसे विश्वास था कि वह भरोसा कर सकता है। उन्हें उसने अपनी योजनाएं और वह भरपूर इनाम समझाया जो वे उसके इरादों को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाने पर उससे जीतेंगे। एक दल को उसने बहुत धीरे धीरे उत्तर की ओर उस पगडंडी पर आगे बढ़ाया जो दक्षिण से सहारा में प्रवेश करने वाले बड़े कारवां मार्गों से जुड़ती है। दूसरे दल को उसने सीधे पश्चिम की ओर जाने का आदेश दिया और कहा कि वह रुक जाए और महान नदी के ठीक पार स्थायी शिविर में चला जाए जो उस देश की प्राकृतिक सीमा को चिन्हित करती है जिसे बड़ा बवाना सही मायने में अपना मानता है। अपने मेजबान को उसने बताया कि वह अपनी सफारी को धीरे धीरे उत्तर की ओर ले जा रहा है। उसने पश्चिम की ओर जाने वाले दल के बारे में कुछ नहीं कहा। फिर एक दिन उसने घोषणा की कि उसके आधे लड़के भाग गए हैं, क्योंकि बंगले से एक शिकार दल उसके उत्तरी शिविर में आ गया था और उसे डर था कि शायद उन्होंने उसके पीछे चलने वालों की कम संख्या को नोटिस कर लिया होगा। और इसी तरह एक गर्म रात में मेरीम को नींद नहीं आ रही थी। वह उठकर बगीचे में घूमने चली गई। माननीय मॉरिसन उस शाम एक बार फिर से उनसे मिलने के लिए आग्रह कर रहे थे और लड़की का मन इतना उथल पुथल था कि वह सो नहीं पाई। उसके आसपास का विशाल आकाश संदेह और सवालों से अधिक स्वतंत्रता का वादा करता हुआ प्रतीत होता था। बेंस ने उससे आग्रह किया था कि वो उसे बताए कि वो उससे प्यार करती है।
एक दर्जन बार उसने सोचा कि वो ईमानदारी से उसे वो उत्तर दे सकती है जो वह मांग रहा था। कोराक तेजी से एक याद बनकर रह गया था। वह यह मानने लगी थी कि वह मर चुका है, क्योंकि अन्यथा वह उसे खोज लेता। वह नहीं जानती थी कि उसके पास उसे मरा हुआ मानने के लिए और भी बेहतर कारण थे, और इसी विश्वास के कारण उसने कोवडू गांव पर अपने छापे के बाद उसे खोजने का कोई प्रयास नहीं किया था। एक बड़े से फूलदार झाड़ी के पीछे हैंसन सितारों को निहारते हुए लेटा हुआ था और इंतजार कर रहा था। वह कई रातों से ऐसे ही लेटा हुआ था। वह किसका इंतजार कर रहा था, या किसका? उसने लड़की को आते हुए सुना और खुद को कोहनी के बल पर आधा ऊपर उठा लिया। एक दर्जन कदम दूर, लगाम को बाड़ के खंभे पर लटकाए हुए, उसका टट्टू खड़ा था। मेरीन धीरे धीरे चलते हुए उस झाड़ी के पास पहुंची जिसके पीछे वेटर लेटा हुआ था। हैंसन ने अपनी जेब से एक बड़ा रुमाल निकाला और चुपके से घुटनों के बल खड़ा हो गया। एक टट्टू बाड़े के पास से हिनहिनाया। दूर मैदान के उस पार एक शेर दहाड़ रहा था। हैंसन ने अपनी स्थिति बदली और दोनों पैरों पर बैठ गया, जल्दी से सीधा होने के लिए तैयार। फिर से टट्टू ने हिनहिनाया, इस बार और करीब से। उसके शरीर के झाड़ियों से टकराने की आवाज आई। हैंसन ने सुना और आश्चर्य किया कि जानवर बाड़े से कैसे निकल आया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि वह पहले से ही बगीचे में था। आदमी ने अपना सिर जानवर की दिशा में घुमाया। उसने जो देखा वह उसे जमीन पर गिरा दिया। झाड़ियों के नीचे सिमट गया एक आदमी दो टट्टुओं को लेकर आ रहा था। मेरीन ने अब सुना और देखने और सुनने के लिए रुक गई। एक क्षण बाद माननीय मोरिसन बेंस पास आए। दोनों काठीदार घोड़े उनके पीछे थे। मेरीन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। माननीय मोरिसन शर्म से मुस्कुराए। मैं सो नहीं पाया, उसने समझाया, और थोड़ी देर घूमने जा रहा था, तभी संयोग से तुम्हें यहाँ देखा, और मुझे लगा कि तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे। रात में घूमने का मजा ही कुछ और है। चलो। मेरीन हंस पड़ी। ये साहसिक कार्य उसे पसंद आया। ठीक है, उसने कहा। हैंसन ने मन ही मन कसम खाई। दोनों ने अपने घोड़ों को बगीचे से गेट तक और उसके अंदर ले गए। वहां उन्हें हैंसन का घोड़ा मिला। क्यों, यहाँ व्यापारी का टट्टू है, बेंस ने टिप्पणी की। वो संभवतः फोरमैन से मिलने आया होगा, मेरीन ने कहा। माननीय मॉरिसन ने टिप्पणी की, उसके लिए बहुत देर हो चुकी है न? मुझे रात में उस जंगल से होकर उसके शिविर तक वापस जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मानो उसकी आशंकाओं को बल देने के लिए दूर के शेर ने फिर से दहाड़ लगाई। माननीय मॉरिसन कांप उठे और उन्होंने लड़की की ओर देखा कि उस पर इस अजीबोगरीब आवाज का क्या असर हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर बाद दोनों घोड़े पर सवार हो गए और चांदनी रात में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लड़की ने अपने टट्टू का सिर सीधे जंगल की ओर मोड़ दिया। ये भूखे शेर की दहाड़ की दिशा में था। क्या हमें उस आदमी से दूर नहीं रहना चाहिए? माननीय मॉरिसन ने सुझाव दिया। मुझे लगता है कि आपने उसे नहीं सुना। हाँ, मैंने उसे सुना, मेरीन ने हंसते हुए कहा। चलो, हम वहां जाकर उससे मिलते हैं। माननीय मॉरिसन बेचैनी से हंसे। उन्हें इस लड़की के सामने खुद को असहाय दिखाने की परवाह नहीं थी, न ही उन्हें रात में भूखे शेर के बहुत करीब जाने की परवाह थी। उन्होंने अपनी राइफल को अपने सैडल बूट में रखा था, लेकिन चांदनी में गोली चलाना अनिश्चित है, न ही उन्होंने कभी अकेले शेर का सामना किया था, दिन में भी नहीं। इस विचार से उन्हें एक अलग तरह की मतली हुई। अब जानवर ने दहाड़ना बंद कर दिया। उन्होंने उसे फिर से नहीं सुना और माननीय मॉरिसन ने तदनुसार साहस प्राप्त किया। वे जंगल की ओर हवा के साथ जा रहे थे। शेर उनके दाहिनी ओर एक छोटी सी घाटी में लेटा हुआ था। वह बूढ़ा हो गया था। 2 रातों से उसने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि अब उसका प्रभार उतना तेज नहीं था या उसकी छलांग उतनी शक्तिशाली नहीं थी जितनी अपने चरम पर थी जब वह अपने जंगली क्षेत्र के जानवरों के बीच आतंक फैलाता था। 2 रातों और दिनों तक वह खाली रहा था, और उससे बहुत पहले उसने केवल सड़ा हुआ मांस खाया था। वह बूढ़ा हो गया था, लेकिन वह अभी भी विनाश का एक भयानक इंजन था। जंगल के किनारे माननीय मॉरिसन ने लगाम कसी। उसे आगे जाने की कोई इच्छा नहीं थी। नुमा अपने गद्देदार पैरों पर चुपचाप जंगल में रेंगता हुआ आगे बढ़ा।
अब हवा उसके और उसके इच्छित शिकार के बीच धीरे धीरे बह रही थी। वह मनुष्य की तलाश में एक लंबा सफर तय कर चुका था, क्योंकि अपनी युवावस्था में भी उसने मानव मांस का स्वाद चखा था, और हालांकि यह एलेंड और जेब्रा की तुलना में खराब चीज थी, इसे मारना कम मुश्किल था। नूमा के आकलन में मनुष्य एक मंद बुद्धि, धीमे धीमे चलने वाला प्राणी था, जिसे तब तक कोई सम्मान नहीं मिलता था जब तक कि तीखी गंध न हो जो राजा के संवेदनशील नथुनों को बहुत शोर और एक्सप्रेस राइफल की चकाचौंध कर देने वाली चमक देती थी। उसने आज रात खतरनाक गंध को पकड़ा, लेकिन वह पागलों की तरह भूखा था। अगर जरूरत पड़ी तो वह अपने खाली पेट को भरने के लिए 1 दर्जन राइफलों का सामना कर सकता था। वह जंगल में चक्कर लगाता रहा ताकि वह फिर से अपने शिकारों से दूर हवा की दिशा में जा सके, क्योंकि अगर उन्हें उसकी गंध मिल गई तो वह उनसे आगे निकलने की उम्मीद नहीं कर सकता था। नूमा भूखा था, लेकिन वह बूढ़ा और चालाक था। जंगल की गहराई में एक और व्यक्ति को हल्की सी गंध आई, वह भी आदमी की और नूमा की। उसने अपना सिर उठाया और सूंघा। उसने अपना सिर एक तरफ झुकाया और सुनने लगा। चलो, मीरीम ने कहा, चलो एक तरह से सवारी करते हैं, रात में जंगल अद्भुत होता है। यह इतना खुला है कि हम सवारी कर सकते हैं। माननीय मोरिसन झिझके। उन्होंने लड़की की मौजूदगी में अपना डर प्रकट करने से परहेज किया। एक साहसी व्यक्ति, जो अपनी स्थिति के प्रति आश्वस्त होता, में लड़की को खतरे में डालने से बेवजह इनकार करने का साहस होता। वह अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, लेकिन माननीय मोरिसन के अहंकार की मांग थी कि वो हमेशा पहले अपने बारे में सोचें। उसने मेरीम को बंगले से दूर ले जाने के लिए सवारी की योजना बनाई थी। वह उससे अकेले और काफी दूर बात करना चाहता था ताकि अगर वह उसके प्रस्तावित सुझाव पर बुरा मान जाए तो उसके पास घर पहुंचने से पहले उसकी आंखों में खुद को सही करने का प्रयास करने का समय हो। बेशक, उसे कोई संदेह नहीं था, लेकिन उसे सफल होना चाहिए, लेकिन यह उसके लिए श्रेय की बात है कि उसे कुछ मामूली संदेह थे। आपको शेर से डरने की जरूरत नहीं है, मेरीम ने उसकी थोड़ी सी हिचकिचाहट को देखते हुए कहा। बवाना ने कहा कि पिछले 2 सालों से यहाँ कोई नरभक्षी नहीं आया है, और शिकार इतना ज्यादा है कि नूमा को इंसानी मांस खाने के लिए मजबूर करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर, उसका इतनी बार शिकार किया गया है कि वो इंसानों के रास्ते से दूर ही रहता है। ओह, मैं शेरों से नहीं डरता, माननीय मॉरिसन ने उत्तर दिया। मैं बस सोच रहा था कि जंगल में सवारी करना कितना असुविधाजनक है। झाड़ियाँ और छोटी शाखाएं और ऐसी ही अन्य चीज़ों के कारण, आप जानते हैं, यह मौज मस्ती के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। तो फिर चलो, मेरीम ने सुझाव दिया और उतरना शुरू कर दिया। ओह नहीं, माननीय मॉरिसन इस सुझाव पर चकित होकर चिल्लाए। चलो सवारी करते हैं, और उन्होंने अपने टट्टू की लगाम जंगल की अंधेरी छाया में खींची। उसके पीछे मेरीम आए और आगे, अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा में, नूमा, शेर छिपकर बैठा था। मैदान पर एक अकेला घुड़सवार धीरे से गाली देता हुआ उन दोनों को गायब होते देख रहा था। वह हैंसन था। वह बंगले से उनका पीछा कर रहा था। उनका रास्ता उसके शिविर की दिशा में था, इसलिए अगर वे उसे खोज लेते तो उसके पास एक तैयार और उचित बहाना था, लेकिन उन्होंने उसे नहीं देखा था क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें पीछे नहीं घुमाई थीं। अब वह सीधे उस जगह की ओर मुड़ा, जहां से वे जंगल में दाखिल हुए थे। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे देखा जा रहा है या नहीं। उसकी उदासीनता के 2 कारण थे। पहला ये कि उसे बेनेस की हरकत में लड़की के अपने ही नियोजित अपहरण का प्रतिरूप दिखाई दिया। किसी तरह वह इस बात को अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता था। कम से कम वह उनसे संपर्क बनाए रखेगा और सुनिश्चित करेगा कि बेनेस उसे न पा सके। उसका दूसरा कारण पिछली रात उसके शिविर में घटी एक घटना के बारे में उसके ज्ञान पर आधारित था, एक ऐसी घटना जिसका उसने बंगले में जिक्र नहीं किया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी हरकतों पर अवांछित ध्यान न जाए और बड़े बवाना के अश्वेत उसके अपने लड़कों के साथ खतरनाक संबंध में न पड़ जाएं। उसने बंगले में बताया था कि उसके आधे आदमी भाग गए हैं। अगर उसके और बवाना के लड़के गोपनीय हो जाएं तो ये कहानी जल्दी ही गलत साबित हो सकती है। वह घटना जिसका उल्लेख वह भूल गया था और जिसने अब उसे लड़की और उसके अनुरक्षक के पीछे जल्दी से जाने के लिए प्रेरित किया,
पिछली शाम को उसकी अनुपस्थिति के दौरान घटित हुई थी। उसके आदमी अपने कैंप की आग के चारों ओर बैठे थे, पूरी तरह से एक ऊंचे, कांटेदार बोमा से घिरे हुए, जब, बिना किसी चेतावनी के, एक विशाल शेर उनके बीच में कूद पड़ा और उनमें से एक को पकड़ लिया। ये केवल उसके साथियों की वफादारी और साहस के कारण था कि उसकी जान बच गई थी, और फिर भूख से व्याकुल जानवर के साथ एक भयंकर युद्ध के बाद ही वे जलते हुए अंगारों, भालों और राइफलों से उसे भगाने में सक्षम थे। इससे हैंसन को पता चल गया कि कोई नरभक्षी शेर भटक कर जिले में आ गया है, या रात में मैदानों और पहाड़ियों पर घूमने वाले, या दिन में ठंडे जंगल में रहने वाले कई शेरों में से किसी एक की उम्र बढ़ने से यह विकसित हो गया है। उसने आधे घंटे पहले ही भूखे शेर की दहाड़ सुनी थी और उसके मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं था कि नरभक्षी शेर मेरीम और बेंस का पीछा कर रहा था। उसने अंग्रेज को मूर्ख समझकर कोसा और तेजी से उनका पीछा किया। मेरीम और बेंस एक छोटे से प्राकृतिक मैदान में रुके थे। उनसे 100 गज की दूरी पर नुमा झाड़ियों में दुबका हुआ लेटा था। उसकी पीली हरी आंखें अपने शिकार पर टिकी हुई थीं। उसकी घुमावदार पूंछ का सिरा अकड़कर हिल रहा था। वह अपने और उनके बीच की दूरी नाप रहा था। वह सोच रहा था कि क्या वह हमला करने की हिम्मत कर सकता है, या उसे थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए, इस उम्मीद में कि वे सीधे उसके जबड़े में घुस जाएंगे। वह बहुत भूखा था, लेकिन वह बहुत चालाक भी था। वह जल्दबाजी और बिना सोचे समझे भागकर अपना मांस खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अगर वह पिछली रात तक इंतजार करता, जब तक कि अश्वेत सो नहीं जाते, तो उसे अगले 24 घंटे भूखे रहने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। उसके पीछे दूसरा, जिसने उसकी और मनुष्य की गंध को एक साथ पकड़ा था, एक पेड़ की शाखा पर बैठ गया, जिस पर वह सोने के लिए आराम कर रहा था। उसके नीचे एक भारी भरकम भूरा विशालकाय जानवर अंधेरे में इधर उधर डोल रहा था। पेड़ पर मौजूद जानवर ने एक धीमी कर्कश आवाज निकाली और भूरे रंग के ढेर के पीछे जाकर बैठ गया। उसने बड़े कानों में से एक में एक शब्द फुसफुसाया और हाथी टेंटोर ने अपनी सूंड को ऊपर उठाया, उसे ऊपर नीचे झुलाते हुए उस गंध को पकड़ने के लिए, जिसके बारे में उसे चेतावनी दी गई थी। एक और फुसफुसाया गया शब्द था। क्या यह एक आदेश था? और भारी भरकम जानवर एक अजीब लेकिन खामोश चाल में नुमा शेर और अजनबी तरमांगनी की दिशा में घूम गया, जिसे उसके सवार ने सूंघा था। वे आगे बढ़ते गए। शेर और उसके शिकार की गंध और भी तेज होती जा रही थी। नुमा अधीर हो रहा था। उसे अपने मांस के आने का और कितना इंतजार करना होगा। उसने अब अपनी दुम को बुरी तरह से हिलाया। वो लगभग गुर्राने लगा। अपने खतरे से बिल्कुल बेखबर आदमी और लड़की छोटी सी जगह पर बैठकर बातें कर रहे थे। उनके घोड़े एक दूसरे के बगल में दबे हुए थे। बेंस ने मेरीम का हाथ पकड़ लिया था और उसे दबाते हुए उसके कानों में प्यार भरे शब्द डाल रहा था, और मेरीम सुन रही थी। माननीय मॉरिसन ने आग्रह किया, मेरे साथ लंदन चलो। मैं एक सफारी का प्रबंध कर सकता हूं और हम तट पर पहुंचने के रास्ते में एक पूरा दिन बिता सकते हैं, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि हम चले गए हैं। लड़की ने पूछा, हमें उस रास्ते पर क्यों जाना चाहिए? बवाना और मेरी प्रियतमा हमारी शादी पर आपत्ति नहीं करेंगे। माननीय मॉरिसन ने समझाया, मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता, पहले कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। तुम समझती नहीं हो। सब ठीक हो जाएगा। हम लंदन जाएंगे। मैं इंतजार नहीं कर सकता। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम आओगी। तुम जिन वानरों के साथ रहती थी, उनका क्या? क्या उन्हें शादी की परवाह थी? वे भी वैसा ही प्यार करते हैं जैसा हम करते हैं। अगर तुम उनके बीच रहती तो तुम भी वैसा ही संभोग करती जैसा वे करते हैं। ये प्रकृति का नियम है। कोई भी मानव निर्मित कानून ईश्वर के नियमों को निरस्त नहीं कर सकता। अगर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमें दुनिया में अपने अलावा किसी की क्या परवाह है? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा, क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं दोगी? तुम मुझसे प्यार करते हो। उसने कहा, जब हम लंदन पहुंच जाएंगे तो तुम मुझसे शादी करोगे। मैं कसम खाता हूँ, वह चिल्लाया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यह क्यों जरूरी है। वो उसकी ओर झुकी और उसने उसे अपनी बाहों में ले लिया और अपने होंठ उसके होंठों से चिपका दिए।
उसी क्षण एक विशाल हाथी का सिर पेड़ों के बीच से झांककर बाहर आया जो मैदान के किनारे लगे हुए थे। माननीय मोरिसन और मेरीम, जिनकी आंखें और कान सिर्फ एक दूसरे पर ही थे, न तो देख पाए और न ही सुन पाए, लेकिन नुमा ने देखा। टेंटोर के चौड़े सिर पर बैठे आदमी ने उस आदमी की बाहों में लड़की को देखा। वह कोराक था, लेकिन साफ सुथरे कपड़ों में सजी लड़की की सुडौल आकृति में वह अपनी मेरीम को नहीं पहचान पाया। उसने सिर्फ अपनी औरत के साथ एक तारमंगनी को देखा और फिर नुमा ने हमला कर दिया। एक भयानक दहाड़ के साथ, इस डर से कि कहीं टेंटोर अपने शिकार को डराने के लिए न आ गया हो, विशाल जानवर अपने छिपने के स्थान से कूद पड़ा। उसकी शक्तिशाली आवाज से धरती कांप उठी। टट्टू एक पल के लिए डर से स्तब्ध खड़े रहे। माननीय मोरिसन बेन्स सफेद और ठंडे हो गए। शेर शानदार चांद की चमकदार रोशनी में उनकी ओर दौड़ रहा था। माननीय मोरिसन की मांसपेशियां अब उसकी इच्छा का पालन नहीं कर रही थीं, वे एक बड़ी शक्ति के आग्रह के आगे झुक गई थीं, प्रकृति के पहले नियम की शक्ति। उन्होंने उसकी नुकीली एड़ियों को उसके टट्टू के पार्श्वों में गहराई तक घुसा दिया। उन्होंने उस जानवर की गर्दन पर लगाम कस दी जिसने उसे मैदान और सुरक्षा की ओर एक आवेगपूर्ण गति से घुमाया। लड़की का टट्टू डर के मारे चीखता हुआ पीछे की ओर उठा और अपने साथी की एड़ी पर कूद पड़ा। शेर उसके करीब था, केवल लड़की शांत थी, लड़की और अर्धनग्न जंगली जो उसके शक्तिशाली घोड़े की गर्दन पर सवार था और उस रोमांचक तमाशे को देखकर मुस्कुरा रहा था जो उसके आनंद के लिए दांव पर लगा था। कोराक के लिए यहाँ सिर्फ 2 अजीबोगरीब तारमंगनी थीं, जिनका पीछा नुमा कर रहा था, जो खाली था। नुमा को शिकार करने का अधिकार था, लेकिन एक तो मादा थी। कोराक को उसकी सुरक्षा के लिए दौड़ने की सहज इच्छा महसूस हुई। क्यों, वो अनुमान नहीं लगा सका। अब सभी तारमंगनी दुश्मन थीं। वो इतने लंबे समय तक एक जानवर के रूप में रहा था कि उसमें निहित मानवीय आवेगों को दृढ़ता से महसूस नहीं कर सकता था, फिर भी वो उन्हें महसूस करता था, कम से कम उस लड़की के लिए। उसने टेंटोर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसने अपना भारी भाला उठाया और शेर के शरीर के उड़ते हुए लक्ष्य पर फेंका। लड़की का टट्टू समाशोधन के दूसरी ओर के पेड़ों तक पहुंच गया था। यहाँ वह तेजी से आगे बढ़ते शेर का आसान शिकार बन सकता था, लेकिन नुमा, क्रोधित होकर, अपनी पीठ पर बैठी महिला को पसंद करता था। वह उसके लिए ही छलांग लगाता था। कोराक ने आश्चर्य और स्वीकृति से एक विस्मयकारी उद्गार व्यक्त किया जब नुमा टट्टू की पीठ पर उतरी और उसी क्षण लड़की अपने घोड़े से मुक्त होकर ऊपर एक पेड़ की शाखाओं पर झूल गई। कोराक के भाले ने नुमा के कंधे पर वार किया, जिससे वह बेतहाशा गिरते घोड़े पर अपनी कमजोर पकड़ से गिर गया। लड़की और शेर दोनों के वजन से मुक्त होकर टट्टू सुरक्षित स्थान की ओर दौड़ पड़ा। नुमा ने अपने कंधे में लगी मिसाइल को फाड़कर उस पर वार किया, लेकिन उसे हटा नहीं सका। फिर उसने फिर से पीछा करना शुरू कर दिया। कोराक ने टेंटोर को जंगल के एकांत में ले गया। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे, न ही उसने ऐसा किया था। हेंसन जंगल के पास ही पहुंच गया था जब उसने शेर की भयानक दहाड़ सुनी और उसे पता चल गया कि हमला हो चुका है। एक पल बाद माननीय मॉरिसन उसकी नज़र में आ गए, सुरक्षा के लिए पागलों की तरह भागते हुए। वह आदमी अपने टट्टू की पीठ पर सीधा लेट गया और दोनों हाथों से जानवर की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और उसके स्पर को अपनी बगलों में गड़ा दिया। एक पल बाद दूसरा टट्टू दिखाई दिया, सवार रहित। हेंसन ने कराहते हुए अनुमान लगाया कि जंगल में क्या हुआ था। एक कसम के साथ वह शेर को उसके शिकार से दूर भगाने की उम्मीद में आगे बढ़ा। उसकी राइफल उसके हाथ में तैयार थी और फिर शेर लड़की के टट्टू के पीछे दिखाई दिया। हेंसन समझ नहीं पाया। वह जानता था कि अगर नुमा लड़की को पकड़ने में सफल हो जाता तो वह दूसरों का पीछा नहीं करता। उसने अपनी सवारी खींची, जल्दी से निशाना साधा और गोली चला दी। शेर वहीं रुक गया, मुड़ा और उसकी कमर पर काट लिया, फिर मरकर गिर पड़ा। हेंसन जंगल में आगे बढ़ गया और लड़की को जोर से पुकारने लगा, मैं यहाँ हूँ। सामने के पेड़ों की पत्तियों से एक त्वरित प्रतिक्रिया आई। क्या तुमने उसे मारा? हाँ, हेंसन ने जवाब दिया। तुम कहाँ हो? तुम बाल बाल बच गए। ये तुम्हें रात में जंगल से दूर रहना सिखाएगा।
साथ में वे मैदान में वापस लौटे, जहां उन्होंने माननीय मॉरिसन को धीरे धीरे उनकी ओर आते हुए पाया। उन्होंने बताया कि उनका टट्टू भाग गया था और उसे रोकने में उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। हेंसन मुस्कुराया, क्योंकि उसे याद आया कि उसने बेनेस के घोड़े के किनारों पर तेज एड़ियों को घुसते हुए देखा था, लेकिन उसने जो कुछ देखा था उसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसने मेरीम को अपने पीछे ले लिया और तीनों चुपचाप बंगले की ओर चल पड़े।